हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम लोग 12th क्लास की रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है अंतः केंद्रित घनी जालक में संकुलन क्षमता। यानी कि जो अंतः केंद्रित घनी जालक होते हैं उनका कितना भाग परमाणुओं द्वारा घिरा रहता है और कितना भाग खाली रहता है, वही कहलाएगी संकुलन क्षमता। क्योंकि पिछले पार्ट में मैंने बताया था संकुलन क्षमता का यह तात्पर्य होता है कि किसी भी परमाणु द्वारा किसी भी एकक कोष्ठिका में कितना स्थान घेरा गया है। तो यहाँ पर हम अंतः केंद्रित घनी जालक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कितना भाग परमाणुओं द्वारा घिरा होता है और कितना भाग खाली होता है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होते हैं उनमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त एक अंतः केंद्र में भी होते हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो हम सभी जानते हैं कि जो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका होते हैं उनमें क्या होता है, जो परमाणु होते हैं कोने पे होते ही हैं, ठीक है, 8 कोनों पर होते हैं। उसके अलावा एक केंद्र में परमाणु होता है तथा केंद्र पर स्थित यह परमाणु विकर्ण पर व्यवस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में भी होता है। अब इस बात को समझने के लिए आपको दूसरा चित्र देखना होगा। यहाँ पर देखिए, जो अंतः केंद्र में परमाणु है वह कोनों में स्थित परमाणुओं से अलग अलग दिखाई दे रहा है, बट वास्तव में ये ऐसा होता नहीं है। अगर देखा जाए तो जो केंद्र में परमाणु है वो कोनों के परमाणुओं के संपर्क में रहता है, अलग नहीं होता। क्योंकि मैंने पीछे भी बताया कि कोई भी ठोस हो उसके जो परमाणु होते हैं सभी आपस में चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर जो केंद्र में परमाणु है वो कोनों के परमाणु से भी क्या होता है, चिपका रहता है। बाकी सभी से भी चिपका रहता है, बट कोनों के परमाणुओं के संपर्क में एक विकर्ण के रूप में होता है। तो आप राइट साइड वाले इमेज में देख सकते हैं कि जो केंद्र वाला परमाणु है वो कोनों वाले परमाणुओं के संपर्क में है और एक विकर्ण के रूप में संरचना बना रहा है। तो इस प्रकार से अगर हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करना है तो हमें पहले परमाणुओं का आयतन निकालना होगा, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, और उसके बाद इस घन का आयतन निकालना होगा और उसके बाद परमाणुओं के आयतन में हम घन का आयतन से भाग दे देंगे और इस प्रकार से हमें उनकी संकुलन क्षमता ज्ञात हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग घन के विकर्ण को ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे घन का विकर्ण ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा परमाणु है इसकी त्रिज्या क्या है, r है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं r, और इसके बाद ये जो घन की भुजा है a, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे घन के विकर्ण की। तो यहाँ पे जो घन का विकर्ण होगा वो होगा √3a। और ये किस प्रकार ज्ञात होगा, तो आपको मैंने सॉलिड से रिलेटेड जितने भी वीडियो बना रखे हैं उन टॉपिक में ये है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो उन वीडियो को देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो घन का विकर्ण है वो है 3a। तो आइए देखें कि इसका परमाणु के रेडियस से क्या रिलेशन बनता है। तो ये परमाणु जो है इसकी त्रिज्या r। आप याद रखिएगा कि जो भी कोनों पर परमाणु होते हैं उनकी जो आधी भाग होती हैं परमाणु के अंदर होता है और आधा बाहर होता है, इसलिए इसका केवल r होगा। और जो बीच में परमाणु है उसका कितना होगा, 2r होगा, क्योंकि ये पूरा अंदर है। फिर उसके बाद तीसरा वाला जो परमाणु है तो ये भी कोनों पर है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी r अंदर होगी। इस प्रकार हम देखेंगे 4r होंगे, मतलब r + 2r + r। तो यहाँ पर यदि हम a का वैल्यू निकालेंगे तो a = क्या हो जाएगा, 4r बटे जो करणी में 3 था वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4r बटे करणी में 3। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि a = 4r/√3। तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आगे इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, जो पिछले वीडियो में a था वो 2r के बराबर था। अगर आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो सरल एकक कोष्ठिका है उसमें a जो था वो 2r के बराबर था। बट यहाँ पर जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है a = आ रहा है 4r/√3। अब हमें BCC अर्थात अंतः केंद्रित घनी जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला कि इसमें कितने परमाणु हैं, तो हम सभी जानते हैं कि इसमें 2 परमाणु होते हैं। और दूसरा इसका आयतन क्या है, अर्थात एकक कोष्ठिका जो घन है इसका आयतन क्या है। तो यदि बात करें हम केंद्रित जालक में परमाणुओं की कुल संख्या की, तो इनमें परमाणुओं की कुल संख्या होती है 2। कैसे होता है मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है।
अगर आपको नहीं पता है वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो इस प्रकार अंतःकेंद्रित जालक में परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। अतः एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का कुल आयतन कैसे ज्ञात करेंगे वही हमको देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास परमाणुओं की संख्या 2 है और यदि बात करें हम किसी एक गोले के आयतन की, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि हम लोगों ने परमाणुओं को गोलाकार मान रखा है, इसलिए जो परमाणुओं का आयतन है वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। चूँकि यहाँ पर 2 परमाणु है इसलिए इसमें हम लोग आगे 2 का गुणा कर रहे हैं। आज नेक्स्ट हम बात करते हैं घनी एकक कोष्ठिका के आयतन की। तो घनी एकक कोष्ठिका का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी घनी एकक कोष्ठिका का जो आयतन होता है वो होता है a क्यूब, और a की वैल्यू हम लोगों ने अभी निकाला है। तो हम लोगों ने a की वैल्यू निकाला था 4r/√3। चूँकि यहाँ पर a का घन है इसलिए हम क्या करेंगे 4/r√3 का क्या कर देंगे, घन कर देंगे, अर्थात क्यूब कर देंगे। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो r का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 64, और r का क्यूब करेंगे तो r क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं √3 की। तो √3 का जब क्यूब करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि √3 इंटू √3 इंटू √3, तो जब 2 बार होता है तो अंडर रूट हट जाता है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बच गया √3। तो हमारा जो वैल्यू आएगा √3 क्यूब का वो आएगा 3 इंटू √3। तो इस प्रकार से घनी एकक कोष्ठिका या फिर हम कह सकते हैं घन का आयतन हम लोगों को मिल गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका का जो संकुलन क्षमता है वो क्या होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो संकुलन क्षमता होती है परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन, अर्थात जो परमाणु जितने भी हैं उनका कुल कितना आयतन है बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो आपके घन का आयतन कितना है वो गुणे 100%। तो आइए फार्मूले में वैल्यू को पुटअप करते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो परमाणुओं द्वारा अध्यासित आयतन क्या था, हम लोगों ने निकाला था 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। उसके अलावा जो हम लोगों ने एकक कोष्ठिका का आयतन निकाला था वो क्या था 64 r³/3√3। तो उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे और उसके बाद 100% का गुणा कर देंगे। तो आइए इसे हल करते हैं और हल करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो बटे के नीचे वाली चीज़ें होती हैं वो बटे के नीचे आ जाती हैं, और जो हर में बटे वाला होता है तो उसका हर ऊपर की ओर आ जाता है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में किया होगा, मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। तो ऊपर हमारा है 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर जो बटे 3 था तो इसका जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। फिर पाई की वैल्यू है 22/7, तो 22 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा। फिर उसके बाद आर क्यू है तो आर क्यू ही रहेगा। फिर नीचे वाले में 64 है तो 64 ही रहेगा, आर क्यू है आर क्यू ही रहेगा, और 3√3 है जो बटे में वो ऊपर चला जाएगा। अब यदि यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो r³ से r³ कट जाएगा, फिर उसके बाद 3 से 3 कट जाएगा, फिर ऊपर की ओर 2 है और 4 है, 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 8 से हम क्या करेंगे 64 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो 64 है वो 8 बार में कट गया। फिर यहाँ पर 22 को हम 2 से काटें तो 11 बार में कट जाएगा, और ये 8 2 बार में कटेगा तो 4। अब आइए देखते हैं क्या बचता है। तो ऊपर बच गया 11 और करनी में 3 × 100, तो हम उसको नीचे लिख लेते हैं 11, करनी में 3 का वैल्यू होता है 1.732, और 100 बटे नीचे क्या बच गया 7 और 4, तो 7 और 4 लिख लेंगे। तो इस तरह नीचे हो गया 7 × 4 और ऊपर हो गया 11 × 1.732 जो कि √3 का वैल्यू है। फिर उसके बाद 100 जो कि प्रतिशत वाला वैल्यू है। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके देखिएगा कि क्या वैल्यू आएगी। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी 68%, अर्थात 68%। यानी कि जो आपकी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 68%। यानी कि अंतः केंद्रित अर्थात BCC का 68% भाग क्या है, भरा हुआ है। संकुल क्षमता का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, कितना अवयवी कण स्थान घेरते हैं वही मतलब होता है। तो यहाँ पर जो आपके BCC हैं उसकी जो संकुलन क्षमता है वो है 68%,
अर्थात 68% इसकी भरी हुई है। और बचा होगा रिक्त स्थान कितना होगा, तो 100 में से 68 घटा दे तो कितना हो जाएगा 32%। तो 32% जो भाग है वो बचा हुआ है, खाली है, रिक्त है। तो ये हुआ अंतः केंद्रित घनी जालक की संकुलन क्षमता। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।